बच्चों, आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के प्रयोग के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे सांख्यिकी आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों का संगणन कैसे होता है, आंकड़ों का संकलन कैसे होता है। तो आंकड़ों के संग्रह पर आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 पे बात करी थी, जिसमें हमने जाना था कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की क्या भूमिका है, यानी हमने इंट्रोडक्शन करा था, परिचय पढ़ा था। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 आंकड़ों का संग्रह, जिसमें हम जानेंगे सांख्यिकी आंकड़े क्या होते हैं, इनको एकत्र करने की कौन कौन सी विधियां होती है, इस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ही करते हैं कि अर्थशास्त्र में जो सांख्यिकी है तो उसमें समंक की क्या भूमिका होती है। वैसे तो सांख्यिकी की भूमिका पे तो हम चर्चा कर चुके थे, वही अगर मैं बताना चाहूँगा कि सांख्यिकी का जो आधार है वो समंक है। समंक को सांख्यिकी की विषय वस्तु भी कहा जाता है। तो देखिए, किसी भी आर्थिक समस्या के विश्लेषण के लिए आंकड़ों का संग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। ये बात हमने चैप्टर नंबर 1 पे भी की थी, और इसके लिए आंकड़ा एक इंपॉर्टेंट है। आंकड़ा एक ऐसा साधन है जो सूचनाएं प्रदान कर समस्याओं को समझने में क्या करती है, सहायता करती है। क्योंकि आंकड़ों के माध्यम से हम तर्कसंगत डिस्कशन कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं और फिर आवश्यक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आंकड़े अपने आप में एक तर्क देने का काम भी कर सकती है, इसलिए वो अपने आप में एक विषय वस्तु है। सांख्यिकी अनुसंधान पद्धति में समंकों के संकलन अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सांख्यिकी अनुसंधान की प्रक्रिया ही समंकों के संकलन से होती है। बिना समंकों के बिना हम सांख्यिकी की रचना नहीं कर सकते हैं, अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। समंकों को सांख्यिकी अनुसंधान का संपूर्ण ढांचे का आधार स्तंभ माना गया है, क्योंकि सांख्यिकी की विषय वस्तु, सांख्यिकी की इकाई, सांख्यिकी का आधार जो है वो समंक ही है। क्योंकि समस्त अनुसंधान प्रक्रिया पूरी तरह से समंकों पर निर्भर करती है। समंकों के संकलन का कार्य हमें अत्यंत सावधानी के साथ करना चाहिए, सतर्कता के साथ करना चाहिए, दृढ़ता, विश्वास और धैर्य के साथ करना चाहिए। अब पूरी बात का मैं आपको सारांश बताता हूं कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का एक अहम योगदान है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। और सांख्यिकी की जो प्रक्रिया है वो किस पे आधारित है, समंक पर, क्योंकि बिना समंक के हम सांख्यिकी की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं कर सकते हैं, सांख्यिकी अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और समंक एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है सांख्यिकी, अर्थशास्त्र की, इसलिए सांख्यिकी प्रक्रिया का जो आधार है वो समंक है। और समंक को एकत्रित करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए, तर्कसंगत आंकड़े होने चाहिए और निर्णयगत होने चाहिए कि ऐसे आपने नीति निर्धारण होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप गलत आंकड़े लेके आ रहे हो, आपके उद्देश्य के अनुरूप नहीं लेके आ रहे, तो ये भी किसी प्रकार का विश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो आपको दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ आंकड़े एकत्र करने और पूर्ण शुद्धता के साथ आंकड़े एकत्र करने होंगे, और फिर उसके आधार पर आगे विश्लेषण करना चाहिए। तो यहां सबसे पहले तो बात करते हैं समंक क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ डेटा। तो समंक को हम सामान्य बोलचाल में आंकड़े कहते हैं, अंग्रेजी में हम डेटास कहते हैं। यह सांख्यिकी अनुसंधान की, सांख्यिकी विश्लेषण की एक इकाई होती है। इसे सांख्यिकी अनुसंधान की इकाई कहते हैं, सांख्यिकी अनुसंधान का आधार स्तंभ कहते हैं, और सांख्यिकी अनुसंधान की हम इसे विषय वस्तु भी कह सकते हैं। इसलिए सिंपल बात ये हुई कि सांख्यिकी गणना का जो आधार है वो समंक होता है, क्योंकि सांख्यिकी प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है वो समंक से ही होती है। क्योंकि बिना संख्यात्मक मान के, बिना संख्यात्मक मान, बिना आंकड़ों के हम सांख्यिकी प्रक्रिया की शुरुआत ही नहीं कर सकते, अनुसंधान ही नहीं कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन ही नहीं कर सकते हैं, विश्लेषण नहीं कर सकते, मूल्यांकन नहीं कर सकते, और इन सबके बिना फिर हम नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए समंक इन सब प्रक्रिया का क्या है, एक आधार है। अब बात आती है बच्चों, समंक क्या है। तो देखिए, अनुसंधान से संबंधित जो भी हमारे वांछित तथ्य हैं, जो भी हमारे इच्छित लक्ष्य हैं, उनको एकत्र करना ही क्या कहलाता है, समंक कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी घटना से संबंधित जो भी समस्त सूचनाएं होती है, उन सूचनाओं को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना, एकत्र करना ही क्या कहलाता है, समंक कहलाता है, आंकड़े कहलाते हैं। जैसे राम की आय के बारे में मुझे पता करना है, तो राम की आय से जुड़े जो तथ्य मैं लिख रहा हूं वो एक राम की आय के आंकड़े कहलाएंगे। किसी देश के मैं तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं, तो उस देश से संबंधित जो भी आंकड़े हैं, संख्यात्मक मान है, वो उस देश के समंक कहलाएंगे। तो समंक किसी देश के भी हो सकते हैं, किसी राज्य से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी वस्तु से जुड़ी भी सामग्री भी हो सकती है, या किसी व्यक्ति से जुड़े भी हो सकते हैं। तो समंक जो होते हैं वो अपना एक संख्यात्मक मान होते हैं। अब बात करें समंक के प्रकार, तो समंक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंक, द्वितीयक समंक, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। अब बच्चों बात करें प्राथमिक समंक किसे कहते हैं, तो देखिए नाम से पता चल रहा है कि ऐसे आंकड़े जो पहली बार अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान क्षेत्र में जाकर अपने प्रत्यक्ष अनुसंधान करके व्यक्तिगत आधार पर जो एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें हम
प्राथमिक समंग कहते हैं। और इन्हें ही मौलिक समंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्णतः ओरिजिनल होते हैं, किसी प्रकार की इसमें छेड़छाड़ नहीं होती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने हाथ से एकत्रित करता है, इसलिए इन्हें प्राथमिक समंग कहा जाता है। साथ ही इसकी खास बात ये होती है कि इसमें संशोधन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के अनुरूप ही सूचना एकत्रित करता है, इसलिए उसे किसी प्रकार की इसमें काट-छांट संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वही द्वितीयक समंग जो होते हैं वो ऑलरेडी पहले से ही एकत्रित होते हैं। पहले से एकत्रित समंगों का अनुसंधानकर्ता अगर अपने विषय में प्रयोग करता है तो उन आंकड़ों को उसके लिए द्वितीयक समंग कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए इसे गौण समंग भी कहते हैं। जैसे विद्यालय के गत वर्ष के परिणामों को अगर मैं अपने यहाँ नीति निर्धारण में या अपने किसी कार्य में प्रयोग कर रहा हूं तो ये अपने आप में द्वितीयक समंग कहलाएंगे मेरे लिए। इसमें अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान के अनुरूप, उद्देश्य के अनुरूप इसमें क्या करना होता है, संशोधन करना होता है, एडिटिंग करना होता है, इसलिए इसे गौण समंग कहा जाता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या अंतर होता है। ठीक है बच्चों, तो प्राइमरी डेटा वो होता है जो पहली बार ही अनुसंधान के उद्देश्य के अनुरूप पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें प्राथमिक समंग कहते हैं। द्वितीयक समंग जो ऑलरेडी पहले से एकत्रित होते हैं उनका प्रयोग करना द्वितीयक समंग कहलाता है। आंकड़ों के अब संकलन कैसे करें, क्योंकि प्राथमिक समंग हमें समझ में आ गया। अब प्राथमिक समंग को एकत्रित करने की क्या क्या विधियां है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों के संग्रहण के बारे में। इसका आशय कि अनुसंधान संबंधी जो भी आवश्यक सामग्री है उनको उपलब्ध कराना से है, यह कहलाता है आंकड़ों का संग्रहण करना। किसी भी समस्या का समाधान हेतु आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आंकड़ों का संग्रहण करना कहते हैं। या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, समंकों का संकलन कहते हैं। तो देखिए समंकों का संकलन हम क्यों करेंगे, जब हमारे सामने किसी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी प्रकार को समाधान करना हो, या कोई हमारा वांछित लक्ष्य हो, उसे पूरा करने के लिए जो भी हमें संख्यात्मक मान चाहिए, तथ्य चाहिए, उनको एकत्र करना ही क्या कहलाता है, समंकों का संकलन करना कहलाता है। अब बात करें प्राथमिक समंग की बात करें तो प्राथमिक समंग एकत्र करने की कितनी विधियां है, तो देखिए इसकी 5 विधियां होती है। पहली कि आप प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के द्वारा एकत्रित कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान द्वारा एकत्रित कर सकते हैं, स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, सूचकों से प्रश्नावली भरवाकर एकत्रित कर सकते हैं, और प्रगणकों से क्या कर सकते हैं, अनुसूचियां भरवा सकते हैं। तो इस तरह से प्राथमिक समंग एकत्र करने की 5 विधियां होती है। कितनी विधियां होती है बच्चों, 5। एक एक विधियों पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम विधि, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा। इसे हम व्यक्तिगत साक्षात्कार भी कह सकते हैं। देखिए प्रत्यक्ष का मतलब आप सीधे रूप से खुद डायरेक्टली, व्यक्तिगत रूप से मतलब आप व्यक्तिगत रूप से मिलकर, अनुसंधान का मतलब अनुसंधान क्षेत्र में जाकर खोजबीन करके, डिस्कशन करके, मूल्यांकन करके तथ्य एकत्रित कर रहे हो, इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा। यानी इस विधि के द्वारा अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर संबंधित व्यक्ति या वस्तु जो भी है उससे संबंधित निरीक्षण करके, व्यक्तिगत निरीक्षण करके तथ्य एकत्रित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहते हैं। और इसके खास बात क्या है, इसके मेरिट क्या है, इसके गुण क्या है, कि इसमें जो भी आंकड़े आएंगे वो मौलिक आएंगे, क्योंकि आप आंखों देखे आंकड़े लेके आ रहे हो, खुद अध्ययन करके लेके आ रहे हो, इसलिए मौलिक है। साथ ही वो आंकड़े पूरे प्योरिटी होगी, शुद्धता होगी, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना नहीं रहेगी। साथ ही जो भी आंकड़े वो समान रूप से आएंगे, उसमें किसी प्रकार की असमानता या भेदभाव देखने को नहीं मिलेंगे। वही अतिरिक्त सूचना भी मिल सकती है, क्योंकि जब हम अध्ययन करने जा रहे हैं तो हमें और कई तरह की सामग्रियां और कई तरह की जानकारियां वहां मिल जाती है। साथ ही सूचना जो हमें मिल रही है वो सही है या गलत है, इसकी भी हम वहां जांच कर लेते हैं, इसलिए सूचना की सत्यता की जांच भी उसी से हो जाती है। लेकिन इसके कुछ दोष भी है कि मान लो अगर अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा है तो फिर ये अनुपयुक्त है, क्योंकि फिर ये मितव्ययी होगी, अपव्ययी होगी, खर्चीली प्रणाली होगी, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में घूमना, वहां पे डिस्कशन करना, अध्ययन करना, इसमें समय की बर्बादी है, धन की बर्बादी है, अत्यधिक मात्रा में श्रम लगेगा, इसलिए ये खर्चीली प्रक्रिया भी गिनी जा सकती है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अपव्ययी प्रक्रिया बोलेंगे। साथ ही इसमें व्यक्तिगत पक्षपात भी हो सकता है, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत धारणाओं के आधार पर जब आप अनुसंधान करने जा रहे हो तो हो सकता है आप किसी प्रकार के भेदभाव भी कर लो, इसलिए व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना इसमें बनी रहती है अनुसंधानकर्ता के द्वारा। और इसमें समय की भी बर्बादी होती है, क्योंकि एक लंबा समय गुजरता है। इस विधि का प्रयोग कब किया जाए, तो गुण और दोष तो हमने जान लिया, अब इस विधि का प्रयोग कब किया जाए, तो देखो बच्चों इस विधि का प्रयोग तब किया जा सकता है जब एक तो क्षेत्र छोटा हो, जो भी हमारा अनुसंधान का दायरा है अगर वो क्षेत्र संक्षिप्त है, सीमित है, तो वहां पर इसका प्रयोग करना उचित होगा। साथ ही स्थानीय हो, स्थानीय स्तर पर आप आंकड़े आराम से प्राप्त कर लोगे, अध्ययन कर सकते हो, सही आंकड़े प्राप्त कर सकते हो। और जहां पे समंगों की हमें मौलिकता, बिल्कुल प्योर आंकड़े चाहिए, सही चाहिए, आंकड़े चाहिए, और हमें गोपनीयता रखनी हो,
तो हम इस विधि का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज इस विधि के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं विधि नंबर 2। तो प्रथम विधि तो आपको समझ में आ गई कि प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि वह विधि होती है जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर व्यक्तिगत निरीक्षण करके, व्यक्तिगत मुलाकात करके, अपने स्तर पर अपने विवेक के माध्यम से जो आंकड़े एकत्रित करता है, उन आंकड़ों को एकत्रित करने की विधियों को प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि कहते हैं। ये तो हमने समझ ली, लेकिन जहां क्षेत्र विस्तृत है वहां ये विधि किसी काम की नहीं है। इसलिए क्षेत्र सीमित हो, हमें आंकड़े मौलिक चाहिए, पूर्ण रूप से शुद्ध चाहिए, जहां हमें गोपनीय आंकड़े प्राप्त करने हो तो वहां हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। अब बच्चों बात करते हैं दूसरी विधि के माध्यम से भी हम प्राथमिक समंक एकत्रित कर सकते हैं। उस विधि का नाम है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के द्वारा। अप्रत्यक्ष का मतलब उसमें तो आप डायरेक्ट मिल रहे थे, इसमें आप इनडायरेक्टली आंकड़े लेके आओगे, अनुसंधान करोगे, वो भी मौखिक रूप से, ओरल बेस पे। यानी इस विधि में अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में नहीं जाता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से वह आंकड़े एकत्रित करता है। जैसे प्रधानाध्यापक स्कूल के विद्यार्थियों संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए एक एक कक्षा में नहीं जाता है, बल्कि कक्षा मॉनिटर या कक्षा अध्यापक से ही स्कूल में कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं, कक्षा वाइज वह यह सूचना मंगा लेता है और उस सूचना के आधार पर उसे पता चल जाता है कि आज के दिन में कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित रहे और कितने विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। तो इस तरह से एक स्कूल के, कक्षा के या स्कूल के विद्यार्थियों की उपस्थिति अनुपस्थिति की जो सूचनाएं हैं वह प्रधानाध्यापक के द्वारा अनुसंधान क्षेत्र यानी कक्षा वाइज न जाकर इनडायरेक्टली रूप से कक्षा के मॉनिटर या कक्षा अध्यापक से प्राप्त कर ली जाती है। तो इस प्रकार की सूचना प्राप्ति क्या कहलाएगी बच्चों? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि कहलाएगी। तो आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी कि आपके स्कूल में आपके मॉनिटर या आपका कक्षा टीचर जो होता है वो प्रेजेंट करता है और उस रजिस्टर को फिर प्रिंसिपल तक, हेडमास्टर तक पहुंचाता है और हेडमास्टर को पता चलता है कि आज के दिन में कितने बच्चे प्रेजेंट रहे, कितने बच्चे एब्सेंट रहे। कभी आपने देखा कि आपका हेडमास्टर क्लास वाइज जाके प्रेजेंट करता है? नहीं। तो इस तरह से वह क्लास संबंधी डेटा इस तरह से कक्षा अध्यापक या मॉनिटर से सूचना प्राप्त कर लेता है समय समय पर। तो उनके द्वारा ये सूचना प्राप्त करने की जो विधि है उसे हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि कहेंगे। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब अनुसंधान का क्षेत्र काफी बड़ा हो और जटिल हो, क्योंकि सूचना प्राप्त करना मुश्किल हो या जाना बहुत मुश्किल हो। तो इस तरह से हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं जिससे सूचना प्राप्ति की जा सकती है। जिससे हम सूचना प्राप्त करते हैं उस व्यक्ति को यहाँ पे साक्षी कहा जाता है। जैसे मान लो मुझे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सूचनाएं लेके आनी है, तो मैं वहां जाऊंगा, पहुंचने में मेरा टाइम निकल जाएगा या मैं एकत्रित नहीं कर पा रहा, तो मैं वहां के किसी भी व्यक्ति से या लोकल एरिया से मैं ये सूचना प्राप्त कर सकता हूं। अब इस विधि का प्रयोग कब कब किया जा सकता है, आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि उसका जब अनुसंधान क्षेत्र काफी बड़ा हो तब इस विधि का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि जितना लंबा अनुसंधान क्षेत्र होगा वहां पे हम व्यक्तिगत संपर्क तो कर नहीं सकते, इसलिए हम अप्रत्यक्ष रूप से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, जब समंक जटिल प्रकृति की हो तब हम इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जब सूचक सूचना देने में रुचि नहीं रखता हो, जैसे कभी आदिवासी क्षेत्रों में हम देखते हैं जब हम वहां जाते हैं तो कुछ लोग असाक्षरता की वजह से भी, अनपढ़ की वजह से भी सूचनाएं देने से कतराते हैं, डर के कारण भी सही सूचना नहीं देते हैं। तो ऐसी दशा में वो उनकी रुचि नहीं होती है, तो हम अप्रत्यक्ष रूप से वहां के किसी स्थानीय व्यक्ति से या शिक्षित व्यक्ति से सूचना प्राप्त कर लेते हैं। जब अनुसंधान का क्षेत्र काफी दुर्गम हो, पहाड़ी स्थल हो, बर्फीला हो, वनीय क्षेत्र हो, तो ऐसी दशा में हम इस तरह से सूचना प्राप्त कर लेते हैं। इसका फायदा क्या होगा? ये बहुत कम खर्चीली है, मितव्ययी है, समय की बचत होगी, धन की बचत होगी, श्रम की बचत होगी, आसानी से सूचना प्राप्त हो जाएगी, सुविधाएं रहेगी, समय की बचत रहेगी। साथ साथ कई तरह की गुप्त सूचनाएं भी मिल सकती है, उस व्यक्ति से, उस तथ्य से संबंधित जानकारी हमें अलग मिल जाती है। साथ ही विस्तृत और दुर्गम क्षेत्र के लिए भी ये विधि क्या है? उपयुक्त है। तो इस विधि के गुण तो हमने देखे, लेकिन साथ के साथ इसके कुछ दोष भी है। जैसे बच्चों, एक रूपता की कमी, क्योंकि जब मैंने एक व्यक्ति से उसके बारे में पूछताछ करी तो उसने एक अलग बात बताई, दूसरे व्यक्ति से मैंने उस व्यक्ति से जुड़ी कोई बात पूछी तो उसने और दूसरी बात बताई, तीसरे से मैं डिस्कस करूंगा तो तीसरा अलग ही बात बताएगा। तो जो सूचनाएं मेरे पास आ रही है वो उसमें भी हमें क्या मिलेगी? विविधताएं देखने को मिलेगी। इसलिए एक रूपता की कमी भी इसकी एक सबसे बड़ी समस्या है। यानी जो आंकड़े हमें मिले वो सजातीय हो, जरूरी नहीं है। साक्ष्यों के द्वारा भी कई बार भेदभाव, पक्षपातपूर्ण की भावना से भी गलत सूचना मिल जाती है। इसलिए ये भी एक क्या है? समस्या है। अब हम तीसरी विधि पढ़ते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष तो हमने डिस्कस कर लिया। प्रत्यक्ष में आप सीधे डायरेक्टली डिस्कस करके आंकड़े लेके आते हो, अवलोकन करके आंकड़े लेके आते हो। अप्रत्यक्ष में आप किसी साक्षी से सूचना प्राप्त करते हो। अब तीसरी विधि होती है जिसमें स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्त की जाती है। इस विधि में अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में न जाकर बल्कि वहां के किसी स्थानीय व्यक्ति को अपनी जगह नियुक्त करके उससे समय समय पर सूचनाएं एकत्रित करवाता रहता है।
उसे कहते हैं स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्त करना। और जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है उसे संवाददाता कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा न्यूज एजेंसियां जो सूचनाएं, अखबार, खबरें जो लेके प्राप्त करती है वो इसी विधि के माध्यम से प्राप्त करती है। इनका एक नेटवर्क बना होता है जिसमें पत्रकार वर्ग जो होते हैं वो क्षेत्र वाइज बटे हुए होते हैं और अपने क्षेत्र की जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है उसे तत्काल प्रभाव में वो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं और सेंटर तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह की सूचनाएं प्राप्त करने की जो विधि होती है वह कहलाती है स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्त करना। और जिसके द्वारा ये सूचनाएं पहुंचाई जाती है उसे संवाददाता कहा जाता है, जिसे आपने न्यूज में देखा होगा। तो इसका फायदा क्या है? एक तो ये भी कम मितव्ययी होगी, साथ ही साथ लोचीले है, समय के अनुसार इसमें हम जैसा चाहे वैसी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, समय की बचत होगी। दूसरी कम खर्चीली होगी, लगातार हमें सूचना मिलती रहेगी, सतत सूचना मिलती रहेगी, विस्तृत क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका एक दोष है क्योंकि संवाददाता द्वारा भी क्या हो सकती है, पक्षपात किया जा सकता है, एक रूपता का अभाव हो सकता है, गलत सूचना मिल सकती है या जैसी हमें चाहिए वो जरूरी नहीं है, दूसरा संवाददाता दूसरी बात बता रहा हो, निष्पक्षता का अभाव हमें देखने को मिल सकता है। कभी कभी क्या हो सकता है, संवाददाता के द्वारा समय पर सूचना नहीं मिलना यानी देरी का भी एक कारण हो सकता है, मौलिकता का अभाव हो सकता है, उच्च स्तर की शुद्धता मिले ये भी जरूरी नहीं है, साथ ही कई बार उनकी लापरवाही, गलत आंकड़े भी हमें मिल जाते हैं। तो ये इस विधि के क्या है, दोष है। अब हम चौथी विधि पढ़ते हैं जिसका नाम है सूचकों के द्वारा प्रश्नावली भरवा के लाना। अब बच्चों बात करें सूचक क्या होता है। देखिए सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाले व्यक्ति को सूचक कहा जाता है। और प्रश्नावली क्या होता है कि अनुसंधान के क्षेत्र में जो पूछे जाने वाले जो प्रश्नों की लिस्ट होती है उसे हम प्रश्नावली कहते हैं। और ये इस विधि का प्रयोग जनगणना एकत्रित करने में किया जाता है और इसका प्रयोग विकसित देशों में किया जाता है क्योंकि वहां के जो व्यक्ति है वो एजुकेटेड है, शिक्षित है, समझदार है, इसीलिए और वो साथ ही राष्ट्र निर्माण में सहयोगी भी होते हैं, इसलिए वहां पर जनगणना करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें वहां की सरकार के द्वारा जो भी सूचनाएं प्राप्त करनी होती है उन प्रश्नों को वो एक लिस्ट बनाते हैं उस लिस्ट को हम प्रश्नावली कहते हैं। और साथ ही एक अनुरोध पत्र शामिल किया जाता है जिसे डाक या मेल के माध्यम से भेजा जाता है, जिसमें संबंधित व्यक्ति जिसे हम कहेंगे सूचक उसे पढ़कर आवश्यकता अनुसार जो भी उसे जवाब देने वो सारे जवाब भरकर सरकार तक पहुंचा देता है और वहां पे जनगणना हो जाती है। तो इस प्रकार की विधि को सूचकों के द्वारा प्रश्नावली भरवाकर विधि कहते हैं। देखिए डाक द्वारा प्रश्नावली भेजने, इसको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब सर्वेक्षण में आंकड़ों को डाक के द्वारा संग्रहित किया जाता है तो प्रत्येक उत्तरदाता को डाक के द्वारा प्रश्नावली इस निवेदन के साथ, इस प्रार्थना के साथ, इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है, इस निवेदन के साथ भेजी जाती है कि वह इसे पूरी कर एक निश्चित तारीख तक सरकार तक वापस पहुंचा देगा। और इस विधि का प्रयोग विकसित देशों में किया जाता है क्योंकि भारत में साक्षरता ज्यादा है, भारत में लोग डरते ज्यादा है, भारत में लोगों की जन भागीदारी में सहयोग कम है, इसीलिए ये विधि भारत में सक्सेस नहीं हो पाई। ये काफी कम खर्चीली है क्योंकि इसमें सूचक के द्वारा ही सूचना दे दी जाती है, इसलिए सरकार को ज्यादा व्यय नहीं करने होते हैं और इससे समय की बचत भी होती है। तो सामान्यतः शिक्षित और विकसित देशों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके फायदे क्या है कि एक तो इसमें शुद्ध आएंगे क्योंकि खुद सूचक अपनी सूचना दे रहा है तो शुद्ध आएंगे, गोपनीयता रहेगी क्योंकि वह खुद अपनी बात दे रहा है और वो उसके तक ही सीमित रहेगी, आउट नहीं होगी, आंकड़े पूर्णतः मौलिक रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, मितव्ययी रहेगी, व्यापक आंकड़े और विस्तृत क्षेत्र के लिए ये सबसे इजी विधि है। लेकिन कमी क्या है कि इसमें सूचकों की रुचि का अभाव। कभी कभी क्या होता है सूचना देने वाला व्यक्ति समय पे सूचना देना ही नहीं चाहता है, या उसका दिमाग खराब रहता है, या उसका मन नहीं करता है सूचना देने का, या उसकी रुचि का अभाव रहता है। कुछ कारण ये भी होता है जिससे हमें तय समय पर सूचना नहीं पहुंच पाती है। दूसरा अशिक्षा, अज्ञानता, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी समस्या है अशिक्षा की बात करें तो आज में हमारी 1/4 आबादी अशिक्षित है। अज्ञानता की वजह से भी, कुछ लोगों की गलत लापरवाही की वजह से भी गलत सूचना मिल जाती है, गलत भर दी जाती है, अधूरी सूचना मिल जाती है और इससे भ्रामक निष्कर्ष मिलते हैं। इसलिए ये विधि, इसके ये दोष है। तो भारत में जनगणना करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है प्रगणकों के द्वारा अनुसूचियां भरवा कर लाना। अब बच्चों बात करें प्रगणक, जिसे एन्यूमेटर कहते हैं। प्रगणक का मतलब क्या होता है? गणना करने वाले व्यक्ति को हम प्रगणक कहते हैं। और अनुसूची क्या कहते हैं? सूची के अनुसार प्रश्नों को पूछना क्या कहलाता है? अनुसूची कहना। यानी भारत में जनगणना इसी विधि से कराई जाती है। यानी इसमें प्रगणक अनुसंधान क्षेत्र में जाकर व्यक्तिगत निरीक्षण करके, व्यक्तिगत मुलाकात करके, संबंधित व्यक्ति से सूचना प्राप्त करके स्वयं अनुसूचियां भरता है, इसलिए इसे बोलते हैं प्रगणकों के द्वारा अनुसूचियां भरवाकर। आपने देखा होगा भारत में जनगणना इसी विधि के माध्यम से कराई जाती है। और इसमें आपने देखा होगा कि प्रगणक घर वाइज जाकर, हर डोर टू डोर जाकर, हर घर में जाकर वहां एक रजिस्टर लेके जाते हैं और सूचनाएं भरकर लेकर आते हैं ताकि सही सूचनाएं मिल सके। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जनगणना कौन सी विधि से कराई जाती है?
प्रगणकों के द्वारा अनुसूचियां भराकर। ये विधि विकासशील तथा अशिक्षित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। तो भारत जैसे देश में इस विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां पे शिक्षित अशिक्षित का कोई रोल ही नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति से भी सूचना हम पूछ के तो ला ही सकते हैं। इस विधि में समंग संग्रहण की सफलता प्रगणकों पर निर्भर करती है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से 5 विधियां पढ़ी हमने प्रगणकों के द्वारा अनुसूचियां भरवाकर। अब इसके गुण देखते हैं। एक तो इससे निष्पक्ष आंकड़े मिलेंगे, क्योंकि आप खुद जाके सूचना लेके आ रहे हैं। उच्च कोटि की शुद्धता मिल सकती है, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात कर रहे हो, निरीक्षण कर रहे हो, अवलोकन कर रहे हो। जो व्यक्ति सूचना दे रहा है वो सही है गलत है, आप डिस्कशन करके जांच पड़ताल करके लेके आ सकते हो। साथ ही साथ विस्तृत रूप से हमें सूचना मिल सकती है, अतिरिक्त सूचना मिल सकती है। व्यक्तिगत संपर्क कर रहे हो, अशिक्षित व्यक्ति से भी हमें सूचना मिल जाती है। समस्त आवश्यक जानकारी जो भी चाहिए वो हमें पूछताछ करके मिल जाती है, और जो भी सूचनाएं मिली उसकी हम वहां सत्यता की जांच कर सकते हैं। ये इसके गुण थे। लेकिन दोष क्या है कि खर्चीली है, क्योंकि प्रगणक को आपको नियुक्त करना होगा, उसको ट्रेनिंग देनी होगी, उसको वेतन भत्ते देने होंगे। विस्तार क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि इतना बड़ा जितना बड़ा अनुसंधान का क्षेत्र जितना बड़ा होगा उतना ही जनगणना करना मुश्किल होगा, सूचना प्राप्त करना मुश्किल होगा, तो खर्चा अधिक होगा, इसलिए अपव्ययी होगी। और कई बार क्या होता है, प्रगणक के द्वारा भी लापरवाही की जाती है, पक्षपात किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, तो भी ये इसका एक दोष है। तो इस तरह से 5 विधियां होती है प्राथमिक समंग एकत्र करने की। अब बात करते हैं संगणना तथा प्रतिदर्श अनुसंधान के बारे में। किसी भी क्षेत्र का अनुसंधान करने के लिए समंकों का संग्रहण 2 प्रकार से किया जाता है। या तो आप संगणना करोगे या फिर आप न्यायदर्श आधार पर इसका संगणन करोगे। तो इसे समग्र या समष्टि संग्रहण कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं संगणना अनुसंधान। जब आप समस्त क्षेत्र का अनुसंधान करते हैं, समस्त क्षेत्र की संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन करते हैं, तो वह संगणना अनुसंधान कहलाता है। लेकिन आप समस्त क्षेत्र की संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन न करके उसमें से कुछ इकाइयों का अध्ययन करके समस्त समूह का अनुमान लगाते हैं, तो उसे हम प्रतिदर्श अनुसंधान कहते हैं। चलिए बच्चों एक एक को क्लियर कर देते हैं। देखिए संगणना या पूर्ण गणना अनुसंधान के बारे में बात करते हैं। इसे समष्टि अनुसंधान भी कहते हैं, समग्र अनुसंधान भी कहते हैं। यानी समूह की समस्त इकाइयों का अध्ययन करना समग्र संगणना अनुसंधान कहलाता है। अनुसंधान क्षेत्र की सभी इकाइयों का सामूहिक अध्ययन करना संगणना अनुसंधान कहलाता है। जैसे फैक्ट्री के हमें मजदूरों की आय का पता लगाना है, तो हम फैक्ट्री के सभी मजदूरों की आय का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये संगणना अनुसंधान कहलाएगा। और अगर हम प्रत्येक इकाई का अध्ययन कर रहे हैं तो इसे इकाई अनुसंधान भी कहेंगे। वही समग्र की मद विशेष का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इकाई अनुसंधान कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। फैक्ट्री के प्रत्येक मजदूर की मजदूरी का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, इकाई अनुसंधान कहलाएगा, क्योंकि हम एक ही इकाई का अध्ययन कर रहे हैं। तो भारत में जो जनगणना है वो किस प्रकार का अनुसंधान कहलाएगा, समग्र अनुसंधान कहलाएगा, क्योंकि भारत में क्या होता है, सभी क्षेत्र के सभी लोगों की आय जानकारियां प्राप्त की जाती है, जनगणनाएं एकत्रित की जाती है, तो समग्र अनुसंधान कहलाएगा, समष्टिगत अनुसंधान कहलाएगा। इसका फायदा क्या है कि इससे हमें उच्च कोटि की शुद्धता मिलेगी, गहन अध्ययन होगा और अन्य कई तरह की सूचनाएं हमें इससे मिल जाएगी। लेकिन खर्चीली भी है, क्योंकि व्यापक क्षेत्र है और आप अनुसंधान एक इकाई का कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, तो ये खर्चीली भी है, अपव्ययी भी है, साथ ही साथ असुविधाजनक भी है, क्योंकि कई तरह की सूचनाएं प्राप्त करने में हमें तकलीफ होती है, क्षेत्र वाइज हमें तकलीफ होती है, इसलिए असुविधाजनक भी है। और विस्तृत क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि जितना क्षेत्र लंबा होगा उतना ही इसमें आंकड़े एकत्र करने में लापरवाही होगी। अब बच्चों बात करते हैं समग्र के प्रकार। तो देखिए समग्र भी 2 प्रकार का होता है, एक तो इकाइयों की संख्या के आधार पर और एक इकाइयों के अस्तित्व के आधार पर। इकाइयों की संख्या पे बात करें तो 2 प्रकार का होता है, परिमित और अपरिमित, यानी सुनिश्चित समंग और अनिश्चित समंग। अनिश्चित समंग को हम अनंत भी कह सकते हैं। तो जैसे 1 अप्रैल 2011 को भारत में जनगणना के जो आंकड़े हैं वो एक निश्चित आंकड़े हैं, इसलिए हम उसे परिमित समंग कह सकते हैं। या हम इसे कह सकते हैं परिमित समंग का मतलब ऐसे समंग जिन्हें गिना जा सकता हो, जिन्हें मेजरमेंट किया जा सकता हो, तो उसे हम परिमित समंग कहते हैं। जैसे जनगणना के आंकड़े माप सकते हैं जितनी भी आबादी है। अपरिमित समंग की अगर हम बात करें तो वो समंग जिनको एकत्र नहीं किया जा सकता है, जिनको गिना नहीं जा सकता है, जो अनंत है, उसे अपरिमित समंग कहते हैं। जैसे सिर पे बालों की संख्या, मुंह से बोले गए शब्दों की संख्या, आकाश में तारों की संख्या, पेड़ में पत्तों की संख्या, ये क्या कहलाते हैं, अपरिमित समंग कहलाते हैं। वही अस्तित्व के आधार पर बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक समंग। वास्तविक समंग की बात करें तो एक फैक्ट्री में मजदूरों की जो संख्या है वो वास्तविक समंग है, क्योंकि वो अपने आप में दिख रहे हैं, उनका एक भौतिक अस्तित्व है, शारीरिक अस्तित्व है। जबकि सिक्के को उछालना है पर चित आएगा, पुट आएगा, ये जो समंग है ये काल्पनिक समंग है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है। एक पासे को फेंकने में कोई सा भी मान आ सकता है,
ये अपने आप में एक काल्पनिक समंक है। तो इस तरह से समग्र में समंक की बात करें तो दो भागों में बांटा गया है। अब बात करते प्रतिदर्श या न्यायदर्श या निर्देशन अनुसंधान के बारे में। समग्र अनुसंधान में तो हमने जाना कि जब समूह की समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम समग्र अनुसंधान या समष्टि अनुसंधान कहते हैं। लेकिन समग्र की सभी इकाइयों का अध्ययन न करके उसमें से किसी एक इकाई का या कुछ इकाइयों का अध्ययन करके संपूर्ण समग्र के बारे में पता लगाना, तो यह प्रतिदर्श अनुसंधान कहलाता है। आइए बच्चों डिस्कस करते हैं। देखिए प्रतिदर्श अनुसंधान की इस विधि में, प्रतिदर्श अनुसंधान की इस विधि में अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत अनुसंधान की समस्त इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि कुछ चुनिंदा या प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन करके ही हम समग्र की समस्त इकाइयों के बारे में पता लगा लेते हैं। तो इस प्रकार का अनुसंधान क्या कहलाएगा? प्रतिदर्श अनुसंधान कहलाएगा। जैसे आपने देखा होगा गेहूं की बोरी में जब हम गेहूं की बानकी देखते हैं तो पूरे गेहूं, एक एक गेहूं को नहीं देखते, बल्कि गेहूं की बोरी में से बानकी लेकर कुछ गेहूं के दानों के आधार पर हम पूरी बोरी के बारे में पता लगा लेते हैं कि इसमें गेहूं किस प्रकार के होंगे। ऐसे आपने देखा होगा जब चावल के भगोने में जो चावल को पकाया जाता है तो हर चावल को दबा के चेक नहीं किया जाता, बल्कि कुछ चावलों को चेक करके लगाया जाता है कि ये पक गया। ऐसे हम जब हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी को पकाते हैं तो हम ऐसे ही चेक करते हैं। चाय बनाते हैं तो सारी चाय को पी के नहीं देखते, चाय में से कुछ सिप लेकर पता लगा लेते हैं कि चाय टेस्टी है नहीं है, मीठा ठीक है नहीं है। तो ऐसा अनुसंधान जो होता है वो प्रतिदर्श अनुसंधान होता है। ऐसे किसी व्यक्ति के शरीर में मुझे ब्लड चेक करना है, उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, तो सारा ब्लड नहीं निकाला जाता, ब्लड की कुछ मात्रा निकाल के हम पता लगा लेते हैं उसके अंदर ब्लड ग्रुप कैसा है या उसको किस प्रकार की बीमारी है। तो इस प्रकार का जो प्रतिचयन होता है बच्चों, ये कहलाता है प्रतिदर्श अनुसंधान कहलाता है। यादृच्छिक प्रतिचयन में प्रत्येक इकाई के चुने जाने की लेकिन समान संभावना होती है, क्योंकि इसमें सभी इकाइयों की समान संभावना है। उसमें सब कुछ इकाइयों को लेकर अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर आप समग्र का अनुमान लगाते हैं। अब इसके गुण क्या है? एक तो मितव्ययी है, साथ ही साथ अधिक वैज्ञानिक विधि है, प्रबंध और संगठन करने में इसमें बहुत सुविधा है, आसानी का हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं, विस्तृत सूचना प्राप्त कर सकते हैं, निष्कर्ष की विश्वसनीयता आ सकती है। लेकिन दोष क्या है? भ्रामक निष्कर्ष हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण इकाइयों के छूट जाने का डर रहता है। शुद्धता का जो उच्च स्तर चाहिए वो नहीं है, क्योंकि आपने कुछ इकाइयों के आधार पर ही पूरे के बारे में पता लगाया है। विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति इसका अनुमान नहीं लगा सकता, अनुभवी व्यक्ति ही उन आंकड़ों के आधार पर समग्र का पता लगा सकता है, इसलिए विशिष्ट ज्ञान होना आवश्यक है। जो आंकड़े मिल रहे वो सजाती हो जरूरी नहीं है, और ये एक अनुपयुक्त विधि है, तो ये इसके कुछ दोष भी है। तो संगणना विधि की तुलना में प्रतिचयन प्रणाली के प्रयोग में निम्न परिस्थितियां। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी क्षेत्र है या ऐसी कौन सी क्षेत्र है जहां पे प्रतिचयन विधि का ही प्रयोग करना जरूरी है, और वो कौन से क्षेत्र है जहां पे हम संगणना विधि का ही प्रयोग कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। देखिए, जब अनुसंधान का क्षेत्र विशाल हो, क्षेत्र काफी बड़ा हो, तो फिर वहां में संगणना विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्रतिचयन प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। अगर शीघ्र नष्ट होने वाली अगर इकाइयां है, जैसे मिठाई है, सब्जी है, रक्त है, तो फिर वहां पे हमें संगणना विधि का प्रयोग नहीं करना है, प्रतिचयन विधि का प्रयोग करना होगा, देव प्रतिचयन विधि का प्रयोग करना होगा। जब हमें उच्च स्तर की शुद्धता के आंकड़े नहीं चाहिए तो हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, हम प्रतिचयन विधि के आधार पर विश्लेषण कर सकते हैं। संगणना जांच असंभव हो, अगर संगणना जांच करना ही मुश्किल हो तो फिर हम प्रतिचयन के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। जब समग्र की समस्त इकाइयों में एक रूपता है, सजाती है, तो फिर हम कुछ इकाइयों के आधार पर पूरे समग्र का पता लगा सकते हैं, इसलिए वहां पे प्रतिचयन प्रणाली का प्रयोग करना आसान होगा। अब बच्चों बात करते हैं संगणना तथा प्रतिदर्श अनुसंधान में क्या अंतर है। तो आइए बात करते हैं, अंतर के आधार की बात करते हैं। इधर संगणना अनुसंधान और इधर बात करते हैं प्रतिदर्श अनुसंधान। इसे सैंपलिंग भी बोल सकते हैं, सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन, इसे पॉपुलेशन इन्वेस्टिगेशन या सेंसस इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अनुसंधान। तो देखिए, इसमें समग्र की समस्त इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि इसमें कुछ इकाइयों का अध्ययन करके समस्त समग्र का पता लगाया जाता है। इसकी बात करें, इसका क्षेत्र ये सीमित क्षेत्र के लिए उपयोगी है, जबकि ये विस्तृत क्षेत्र में भी के लिए उपयोगी है। ये सीमित में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, ये अपव्ययी प्रणाली, क्योंकि संगणना में सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए ये अपव्ययी है। इसमें श्रम, समय और धन तीनों का वेस्टेज ज्यादा होता है। जबकि ये मितव्ययी प्रणाली है, क्योंकि इसमें हम कुछ के आधार पर संपूर्ण समग्र का पता लगा लेते हैं। प्रबंध और संगठन करना इसका बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि इसमें समस्त इकाइयों का अध्ययन करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए व्यवस्थाएं करना बहुत मुश्किल है, जबकि ये अपेक्षाकृत आसान होता है। वही शुद्धता का स्तर, इसमें उच्चता का शुद्ध स्तर मिलेगा, क्योंकि इसमें आप प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत निरीक्षण करते हैं, इसलिए इसमें पूर्ण रूप से शुद्धता हमें मिल जाती है। जबकि इसमें सामान्य स्तर की शुद्धता मिलती है, क्योंकि हम कुछ आंकड़ों के आधार पर ही हम निर्णय लेते हैं।
उपयुक्तता ये सीमित क्षेत्र के लिए उपयोगी है, जबकि ये विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयोगी है। साथ ही इकाई की उपयोगी अगर सजातीय और विजातीय किसी भी तरह के आंकड़े हो उसमें ये विधि काम आ सकती है, लेकिन ये विधि तभी काम आ सकती है जब समग्र के सम्मिश्र समग्र सजातीय प्रकृति के हो। अगर विजातीय सजातीय है तो वहां हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने जाना कि संगणना अनुसंधान और प्रतिशत अनुसंधान कहाँ कहाँ किया जा सकता है और इन दोनों के क्या क्या लाभ है और दोष है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं देव प्रतिचयन के बारे में। इसे यादृच्छिक प्रतिचयन भी कहते हैं, रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। यादृच्छिक प्रतिचयन का मतलब होता है संयोग बाय, इसे हम कहते हैं लक बाय चांस। संयोग वंश जिनका चयन किया जाता है उसे हम यादृच्छिक प्रतिचयन कहते हैं। यानी इसमें समग्र में समस्त इकाइयों की चुने जाने की समान संभावना होती है और उसमें से कोई सी भी इकाई का चयन किया जा सकता है और इसका चयन कई विधियों के माध्यम से किया जाता है, जैसे लॉटरी विधि के द्वारा, देव संख्याओं के आधार पर, ऐसे। तो यादृच्छिक प्रतिचयन वह होता है जहां समूह प्रतिदेश की समूह से व्यक्तिगत इकाइयों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। यादृच्छिक का मतलब देव आधार पर सहयोग के रूप से कुछ इकाइयों को चुनना यादृच्छिक प्रतिचयन कहलाता है। यादृच्छिक प्रतिचयन में समग्र की प्रत्येक इकाई की चुने जाने की क्या होती है बच्चों? समान संभावना होती है। जैसे सिंपल सी बात है, मुझे लॉटरी निकालनी है तो एक कांच के टॉप में कई पर्चियां पड़ी है, उसमें से किसी भी पर्ची को निकाला जा सकता है। ताश की गड्डी में से कोई सा भी एक पत्ता निकल सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करें सिक्के को उछालने से कोई सा भी पल्ला आ सकता है। तो ये सब रैंडमली माना जाता है तथा चुनी गई इकाइयों को ठीक वैसी होती है जैसी नहीं चुनी गई इकाइयों की होती है। इसलिए इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है और सबको समान संभावना होती है। अयादृच्छिक प्रतिचयन इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी किसी अयादृच्छिक प्रतिदेश में इस समूह की सभी इकाइयों को चुने जाने की समान संभावना नहीं हो। जहां समान संभावना नहीं हो, भेदभाव हो, तो वहां अयादृच्छिक प्रतिचयन माना जाएगा। और इसने सर्वेक्षण की सुविधा और निर्णय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप जैसा चाहे वैसा ले रहे हो, यानी आपने इसमें सबको समान संभावना नहीं दी है। प्रतिचयन और अप्रतिचयन त्रुटियों की अगर हम बात करें, देखिए कई बार आप समग्र एकत्रित करते हैं तो कई तरह की त्रुटियां हमें देखने को मिलती है। तो वास्तविक और अनुमानित समंग के बीच का जो अंतर होता है उसे हम त्रुटियां कहते हैं। और सांख्यिकी त्रुटियां कई तरह की होती है, क्षतिपूरक रूप की भी होती है। प्रतिचयन त्रुटियों की अगर हम बात करें तो यह त्रुटि तब सामने आती है जब आप समग्र से प्राप्त किए गए नमूने आंकड़े को प्रेक्षण करते हैं। समष्टि के प्राचल में समग्र का वास्तविक मूल तथा उसके आकलन का बीच का जो अंतर होता है, यानी हम इसे कह सकते हैं वास्तविक समंग और अनुमानित समंग, इसका जो अंतर होता है ये प्रतिचयन त्रुटियां कहलाती है। इसे हम विभ्रम भी कहते हैं। अप्रतिचयन त्रुटियों की बात करें तो अप्रतिचयन त्रुटियां प्रतिचयन त्रुटियों की अपेक्षा अधिक गंभीर होती है, क्योंकि इन्हें बड़े आकार में प्रतिदेश लेकर कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका क्षतिपूरक नहीं होता है और ये विधिगत भी हो सकती है, इसलिए ये ज्यादा गंभीर होती है। भारत में सर्वेक्षण संगठन की अगर हम बात करें बच्चों तो देखो CSO जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। NSSO जो कि आंकड़े एकत्रित करने की सर्वोच्च संस्था है, जिसका पूरा नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। NSO जो कि अब इन दोनों को मिलाकर NSO बना दिया गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मई 2019 में, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और एक RGCCA होता है जो कि जनगणना संबंधी आंकड़े एकत्रित कराता है और सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत का जनगणना आयुक्त तथा महापंजीयक। बच्चों आपको एक बात बताना चाहूंगा, वर्तमान में भारत का जो RGCCA है वो विवेक जोशी है। तो इस तरह से भारत में जनगणना संबंधी सूचनाएं RGCCA के अंडर में आती है। राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, इनसे संबंधित जो सूचनाएं, आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी जो सूचनाएं वो इनके अंडर में आती है। तो इस तरह से हमने जाना कि आंकड़े एकत्रित करना जरूरी है, सरकार के द्वारा नीति निर्धारण करना जरूरी है और इन सब में सांख्यिकी का प्रयोग अत्यंत रूप से किया जाता है। और इन सबका जो आधार है वो समंक है, इसलिए समंक एकत्रित करने की जिम्मेदारी सरकार पे होती है और सरकार इसके लिए विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ये आंकड़े एकत्र करती है और समय समय पर नीति निर्धारण करती है। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं और अगले चैप्टर में फिर बात करेंगे सांख्यिकी के बारे में।